हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स वाला। मैं हूं आपका अप्लाइड मैथ्स कोच आशीष भाटिया और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारी सीयूटी की स्प्रिंट सीरीज में। स्टूडेंट्स, सीयूटी की स्प्रिंट सीरीज में जो आज का हमारा चैप्टर रहेगा दैट विल ओनली बी फॉर अप्लाइड मैथ्स स्टूडेंट्स, और ये आज उनका लास्ट चैप्टर रहेगा। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। फाइनेंशियल मैथ्स का चैप्टर आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई में अगर इसकी वेटेज देखी जाए तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर कंसीडर किया जाता है हमारे पास अपनी सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी की तरह बेटा ये हमारे पास सीयूटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इस चैप्टर में हमने क्या करना है, जो सबसे बड़े टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में पढ़ते हैं। देन हम बात करेंगे कि कैसे इस चैप्टर में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट रहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, आपने उसको प्ले आउट करना है। क्योंकि अगर कैलकुलेशंस आपके पास लेंदी आ गई, ट्रिकी आ गई, तो हमारा काफी टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट होता है एक क्वेश्चन को करने के लिए, जो आपको एवरेज लगा के मिलता है, ठीक है, सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहां पर आपको कैसे स्मार्टली पे करना है ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो परपेचुइटी और सिंकिंग फंड का टॉपिक आप लोगों ने सीबीएसई में पढ़ा हुआ है, हमें उसके फॉर्मूले रिवाइज करने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी इस चैप्टर में है नहीं ज़्यादा, तो आपको सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करने हैं और आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। देन बॉन्ड्स का टॉपिक, ठीक है, ये टॉपिक आपके पास बिल्कुल नहीं है, आपने सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले से नहीं पढ़ा हुआ। देन ईएमआई, आपने इसमें ईएमआई का टॉपिक पढ़ा हुआ है, बट हमने सिर्फ ईएमआई कैलकुलेट करने का टॉपिक पढ़ा था, एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन्स नहीं पढ़ा था। तो यहां पर हम लोग अब एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन्स को भी पढ़ के चलेंगे। देन बेटा डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन में भी हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड पढ़ा था, दैट इज लीनियर डेप्रिसिएशन। अब हम लोग लीनियर डेप्रिसिएशन के साथ डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी पढ़ेंगे और सम ऑफ द ईयर मेथड भी पढ़ेंगे। तो यानी सब कुछ कवर अप करेंगे हम लोग सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्मार्टली हमने कैसे प्ले करना है कि हमारे पास सिंकिंग फंड, बॉन्ड्स और जो ईएमआई का टॉपिक है बेटा, उसमें जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो काफी टफ रहती है। और आपको पता है कि इनका फॉर्मूला ही ऐसा होता है कि जिसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो ऑलरेडी टफ हो जाता है। तो हमारे को क्या करना है बेटा, थोड़ा सा स्मार्टली इस तरह से प्ले करेंगे कि हमें पता है कि ये टॉपिक सेक्शन B2 में आएगा और सेक्शन B2 में हमारे पास टोटल 35 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ हमारे को 25 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने हैं। यानी हमारे को 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंपलसरी स्किप करने ही करने हैं, जिनको छोड़ना ही छोड़ना है हमारे को। तो उन 10 क्वेश्चन में पहले हम लोग इन टॉपिक के क्वेश्चंस को रखेंगे। क्यों? क्योंकि चाहे आपको ये जो टॉपिक है उस पर अच्छे से कमांड हो, बट इसमें कैलकुलेशन कई बार ऐसे आ जाती है कि आपको जो टाइम है वो 1 मिनट से ज्यादा लग जाता है, कई बार 2 मिनट लग जाएंगे, कई बार 3 मिनट लग जाएंगे। आप हो सकता है कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन में पहुंच जाओ, बट बेटा आप उतनी देर में 2 क्वेश्चंस और कर सकते थे। तो वहां पर आपके लिए क्या होगा, ये टॉपिक इतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो अगर आपको कोई और क्वेश्चन नहीं आते हैं तो ही हम लोग क्या करेंगे, इनको पिक करेंगे। बट हमने पहले कोशिश करने की परपेचुइटी और डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो डायरेक्ट होती है, इजी होती है, भी हम क्वेश्चन से भी देखेंगे, जो आप विद इन द 1 मिनट रेंज के अंदर आराम से कर सकते हो। बट ये जो तीनों टॉपिक की कैलकुलेशन है जनरली टफ रहती है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको हमारे को बैलेंस करके चलना है, कि ताकि हमारा टाइमली पेपर पूरा हो जाए और सारा रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट रहे हमारा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले टॉपिक है परपेचुइटी। पता है हमारे को परपेचुइटी क्या होता है? परपेचुइटी एक ऐसी एन्युटी होती है जो क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है फॉर एवर, विच कंटिन्यू फॉर एवर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो आपने कहीं पर एक प्रॉपर्टी परचेज करी है, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी के पर आपको रेंट मिल रहा है, आपने उसको किराए पे चढ़ा दिया। तो जब तक वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी तब तक आपको रेंट मिलता जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास जो एक हर महीने जो रेगुलर पेमेंट आ रही है वो हमारे पास क्या हो रही है, कंटिन्यू चल रही है फॉर एवर। अब यहां पर हम एक्सेप्शन छोड़ देते हैं कि आप बोलो सर अर्थक्वेक आ गया तो क्या होगा, तो बिल्डिंग तो क्या होगी, खत्म हो जाएगी, फिर रेंट थोड़ा ना मिलेगा। या फिर आग लग गई, बिल्डिंग सीज हो गई, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ने कोई डिस्प्यूट बोल दिया कि लैंड आपके पास डिस्प्यूटेड एरिया पर है, तो यहां पर आप उसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते। तो हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे, बट हम जनरल वे में बात कर रहे हैं कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सबलेट कर रखी है तो दैट मीन्स आपको उस पर हर मंथ क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, और जब तक वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी तब तक आपको रेंट मिलता रहेगा। तो ये हो जाता है बेटा हमारे पास परपेचुइटी, ठीक है। तो एन्युटी विच कंटिन्यू फॉर एवर। अब अगर जो हमारी जो रेगुलर पेमेंट आ रही है वो क्या आ रही है, एट द बिगिनिंग ऑफ या एट द एंड ऑफ मंथ, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं एट द एंड ऑफ टाइम इंटरवल, जो भी आपका रेगुलर टाइम इंटरवल है, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो सेमी एनुअली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, ठीक है। अगर एट द एंड ऑफ आपके पास टाइम इंटरवल रेगुलर पेमेंट आ रही है, रिसीव हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग टाइप 1 परपेचुइटी। और यही अगर हमारे पास किसके उसके लिए हो, एट द
बिगिनिंग ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम इंटरवल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास टाइप 2 परपेचुटी हो जाती है। ठीक है, फॉर्मूले में जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं उसके मतलब भी समझ लेते हैं हम लोग। P स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो परपेचुटी है वो कंटिन्यू फॉर एवर है। ठीक है, आपके पास जब तक क्या बोलते हैं कि रेगुलर पेमेंट मिलती रहेगी तब तक आपके पास ये चलता रहेगा। ठीक है, फॉर एवर। तो इसलिए हम लोग यहां पर फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इससे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एक फ्यूचर एन्युटी की। और आर क्या रहता है हमारे पास, रेगुलर पेमेंट। और आई क्या हो जाएगा हमारे पास, आई इज कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट या फिर कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला आर बाय एम इंटू 100। तो आर आपके पास गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, एम हमारे पास वो टाइम फैक्टर हो जाएगा। अगर हमारे पास सेमी एनुअली है तो M2 हो जाएगा, क्वार्टरली है तो M की वैल्यू 4 हो जाएगी, और मंथली है तो M की वैल्यू 12 हो जाएगी। बट यही अगर हमारे पास एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम इंटरवल है तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनता है, R प्लस R बाय आई। और एंड ऑफ द इंटरवल वाले का फॉर्मूला टाइप 1 परपेचुटी का P इक्वल टू R अपॉन आई। ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों ने CBSE में बड़े अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, उनको आपने अच्छे से माइंड में रखना है, रिवाइज करना है। और अब बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, क्वेश्चंस ऑफ परपेचुटी। और आप परपेचुटी के क्वेश्चंस में देखेंगे कि आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जिसकी कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ₹1000, तो यानी ये रेगुलर पेमेंट होगी हमारे पास ₹1000 मेड एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स। एंड से पता लग गया कि ये टाइप 1 की हमारे पास परपेचुटी है। ठीक है ना, और हमारे को ये बोला गया है कंटिन्यूइंग फॉरएवर इफ मनी इज वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो 8 बाय एम कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 100, तो यानी कितना हो गया ये हमारे पास 4/100। कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने बेटा इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब हमारे पास P फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये टाइप 1 परपेचुटी है, उसका फॉर्मूला हो गया R अपॉन आई। तो ये आ गया हमारे पास 1000 अपॉन में 4/100। तो 4 1 जा 4 25 जा 25 ऊपर ही चला गया, तो ऊपर जाके हो गया 25,000, और यही हमारे पास आंसर आ गया कितना, 25,000। तो यानी हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इजीली बेटा देख सकते हैं कि हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो क्वाइट इजी रही यहाँ पर हमारे पास परपेचुटी वाले क्वेश्चन में, क्योंकि बेटा 3 ही पैरामीटर है, चाहे दोनों फॉर्मूले है, चाहे टाइप 1 है चाहे टाइप 2 है। अब तीनों में से आपके पास 2 चीजें गिवन होंगी, चौथी आपको फाइंड आउट करनी होगी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कि द सम ऑफ मनी इज नीडेड नाउ सो एज टू गेट एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग है तो मतलब क्या है हमारे पास, टाइप 2 परपेचुटी है। ठीक है ना, और एवरी मंथ, अब यहां पर मंथली की बात करी गई है, तो यानी जो रेगुलर पेमेंट है बेटा वो होगी हमारे पास ₹6,000। आई क्या हो गया हमारे पास, 6% है, तो 6/12 इंटू 100, क्योंकि मंथली है तो इसलिए हमने 12 रखा है। हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि ये एट द बिगिनिंग है तो टाइप 2 परपेचुटी है, तो यानी ये होगी R प्लस R बाय आई। क्या होगी, R प्लस R बाय आई। R है बेटा हमारे पास 6,000, R अगेन 6,000, और ये कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6 2 जा, यानी 1/200। अब ये 200 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 6,000 प्लस 6,000 इंटू 200, तो यानी ये बनेगा 6,000 प्लस 6 2 जा 12, और ये 5 जीरो आ गई, तो यानी ये 12 लाख हो गया, बिकॉज 5 जीरोस मीन्स कि वो हमारे पास लैक्स में आ जाएगा। तो ये आएगा बेटा हमारे पास 12,06,000, बिकॉज 6,000 में जब आप 12 लाख ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा कितना, 12,06,000 रुपए। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई बेटा इसकी, 12,06,000। तो आप देख रहे हैं बेटा कैलकुलेशन वाला पार्ट क्या है, क्वाइट इजी है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। देन मैंने बोला है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ ₹6,000। तो यानी कि हमारे पास परपेचुटी की जो रेगुलर पेमेंट है, सॉरी वो 6,000 ही 600 है, पेबल एट द एंड। एंड का मतलब हो गया कि हमारे पास टाइप 1 है,
ऑफ एवरी 6 मंथ, तो यानी कि जो आई निकालना है वो हमारे को कंपाउंडेड सेमी एनुअली के हिसाब से निकालना है। बी ₹10,000, तो यानी कि जो हमारे को प्रेजेंट वैल्यू है वो दे रखी है विच इज ₹10,000, ठीक है ना। और हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसके लिए पहले हमारे को आई फाइंड आउट करना होगा। अब परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, क्योंकि टाइप 1 है तो R अपॉन आई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। P हमारे पास कितना है 10,000, R कितना है 6,000 अपॉन आई, सो दैट मीन्स आई किसके इक्वल हो गया 6,000 अपॉन 10,000, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, देन 2 3 2 5, तो आई होता है हमारे पास R बाय M इंटू 100, वो आ गया 3/5, तो दैट मीन्स R तो नहीं पता बट एवरी 6 मंथ बोला है, तो यानी कि जो M की वैल्यू है वो 2 हो गई हमारे पास, और इक्वल टू कितना है ये 3/5, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना आ जाएगा हमारे पास, ये बचेगा बेटा हमारे पास R इक्वल टू 3/5 इंटू 200, ठीक है ना। तो 5 1 5 4 ये 0, तो R आ गया हमारे पास 120, नहीं तो 120 नहीं 12 आना चाहिए, तो क्योंकि अगर हमारे पास ऑप्शन देखो बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पे, ओ सॉरी यहाँ पर R हमारे पास 600 है, मैंने यहाँ पर 6,000 लिख दिया था, तो 600 बाय 10,000 है, तो यानी यहाँ पर ये 50 बचेगा, ठीक है। हाँ अब ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन हमेशा क्या रहेगी बेटा इजी रहेगी, तो ये 20 रहेगा, और ये हमारे पास R आ गया कितना 12%, ये हमने अपॉन में 100 कर दिया तो इसलिए वहां पर आप परसेंट लगा सकते हो, तो B आ गया हमारे पास आंसर डायरेक्टली कितना 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एन एन्युटी इन विच द पीरियोडिक पेमेंट बिगिन ऑन अ फिक्स डेट एंड कंटिन्यू फॉरएवर इज कॉल्ड परपेचुइटी, तो एक तरह से डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो हमने बेटा यहाँ पर अब जो फॉर्मूला था हमारे पास, एक फॉर्मूला था P इक्वल टू R बाय आई, इसमें भी क्वेश्चन देख लिया कि एक बार P निकालने का क्वेश्चन आ गया, एक बार I निकालने का क्वेश्चन आ गया, और एक हमने सेम चीज ऐसी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड यानी कि टाइप 2 परपेचुइटी के लिए भी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालने का क्वेश्चन देख लिया। अब जैसा मर्जी अगर कोई नया क्वेश्चन आया आपके पास, टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ 3 पैरामीटर है P R और I, 2 गिवन होंगे, वैल्यू पुट करनी है, तीसरा अपने आप आ जाएगा। तो यानी परपेचुइटी क्वेश्चन आपने खुद देखे हैं बेटा कि जो कैलकुलेशन वाइज के हैं बहुत इजी रहते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन तो आपने छोड़ना ही नहीं है एग्जाम में, ठीक है। अब आते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर विच इज सिंकिंग फंड। और सिंकिंग फंड क्या होता है बेटा, एक ऐसा फंड जो फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। सिंकिंग फंड क्या होता है, फंड क्रिएटेड फॉर फ्यूचर ऑब्लिगेशंस, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने कोई मशीन खरीदी है, उसकी लाइफ है कि भाई 5 साल बाद ये मशीन जो है वो खराब हो जाएगी, आपको उसको या तो पूरा रिपेयर करवाना पड़ेगा या तो आपको नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। और अगर हम रिपेयर कराते हैं तो उसकी कॉस्ट भी समवट अराउंड आपकी क्या बोलते हैं कि नई मशीन के आसपास आ जाती है। तो आप प्रेफर करते हो क्योंकि टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाती है कि आप नई मशीन बाय करो। तो यानी जो पुरानी मशीन है आप उसको क्या करते हो, आप उसको कंडेम कर देते हो, आप उसको फिर स्क्रैप कर देते हो। और स्क्रैप मतलब कि वो एकदम आपके पास कूड़े के भाव क्या होगी जाएगी। दैट मीन्स उसमें जो हमारे पास उसकी यूजफुलनेस है वो खत्म हो जाएगी, उसमें जो बस उसकी बॉडी है, जो उसका मटेरियल है, सिर्फ वो ही हमारे पास क्या होगा, और जो क्या बोलते हैं कि वही हमारे पास स्क्रैप के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट होगा। तो यानी हमारे पास क्या रहती है, एक स्क्रैप वैल्यू रहती है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू जो हमारे पास उसकी यूजफुलनेस खत्म होने के बाद भी जो उसके मटेरियल की, उसकी बॉडी की जो वैल्यू रह जाती है, दैट इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। और हमारे पास ये बेटा हो गया क्या, अमाउंट। ये क्या हो गया हमारे पास, अमाउंट। अमाउंट क्या हो गया हमारे पास, वो अमाउंट जो हमारे को फ्यूचर ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर मुझे वो नई मशीन खरीदनी है तो उसके लिए मुझे फंड चाहिए होंगे, तो या तो उस समय ही मैं एक बहुत सारा अमाउंट अपने कंपनी के बुक्स में से निकालूं, या तो हमारे पास क्या होगा कि आप पहले से ही क्या करो, हर मंथली या फिर ईयरली या फिर जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है, जो भी आपको टारगेट है फ्यूचर ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने का, उसके अकॉर्डिंग आप एक रेगुलर पेमेंट क्या कर रहे हो, पहले से ही हर महीने
फॉर एग्जाम्पल सेव करके चल रहे हो ताकि फ्यूचर में जो ऑब्लिगेशन है आप उसको फुलफिल कर सको। फिर आप बोलते हो सर ऐसे तो हम लोग सेविंग बैंक अकाउंट में भी कर सकते हैं, बट सेविंग बैंक अकाउंट में क्या है कि आप उसमें जब मर्जी ब्रेक कर सकते हो, जब मर्जी आपको पैसे चाहिए आप निकाल सकते हो। हम जनरली सिंकिंग फंड में क्या करते हैं कि जो अमाउंट डालते हैं वो फ्यूचर ऑब्लिगेशन के टाइम पर ही उसको क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। तो यहां पर जो आर है बेटा हमारे पास आर हो गया वो रेगुलर पेमेंट, ठीक है, जो आप लोग हर जो टाइम इंटरवल में क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो ताकि फ्यूचर ऑब्लिगेशन को पूरा कर सको। और आई बेटा हमारे पास क्या रहता है, सेम चीज कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, इट इज गिवन बाय आर अपॉन एम इंटू 100, आर अपॉन एम इंटू 100, ठीक है। और एन हो गया हमारे पास नंबर ऑफ इंटरवल्स, कि जो आप हमारे पास पैसे सेव हो रहा है, जो रेगुलर पेमेंट आप लोग सेव कर रहे हो, ठीक है, वो आप किस इंटरवल में कर रहे हो, साल में 2 बार सेव कर रहे हो, क्वार्टरली सेव कर रहे हो, या साल में 1 बार सेव कर रहे हो, या हर मंथ कर रहे हो, ठीक है। तो उसके बेसिस पर हमारे पास ये सारी चीजें आएंगी। अगेन बेटा आपके पास एक ए, फिर आर, फिर आई और एन, 4 वेरिएबल्स हैं, मतलब 4 पैरामीटर्स हैं, जिसमें से 3 आपको दे रखे होंगे और चौथा आपको फाइंड आउट करना होगा। बट यहां पर जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो क्वाइट टफ हो जाता है, आप फॉर्मूला देख के समझ सकते हैं क्यों टफ हो जाता है, ठीक है। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे को फिर पता लगेगा नहीं यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा टाइम आपका कैलकुलेशन में वेस्ट होता है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में आप लोग सिंकिंग फंड का क्वेश्चन क्या करोगे, स्किप करोगे, ठीक है। अगर आपने मान लो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा हुआ वही सेम क्वेश्चन विद सेम फिगर्स, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, आपको पेपर में मिल गया और आपको आंसर याद है, फिर तो आप सीधा उसको देख के ऑप्शन मार्क करके खत्म कर दो। बट अगर आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के आपको कैलकुलेशन में बात समझ में आया, नहीं यार कैलकुलेशन बहुत टफ हो रही है, इसको हम स्किप कर देते हैं, तो वो बेटा आपका बहुत ही बड़ा ब्लेंडर होगा कि आप ऑलरेडी 2 से 3 मिनट कम से कम उसमें वेस्ट कर चुके होंगे और आप अभी तक सही आंसर पे नहीं पहुंचे होंगे। और जल्दबाजी में कई बार आप गड़बड़ी में जो गलत आंसर है उसको भी मार्क कर देते हो, तो वो तो नेगेटिव मार्किंग में आपको ले जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, इतने सारे रिस्क नहीं लेने हैं, सिंकिंग फंड का क्वेश्चन जनरली स्किप करना है, ठीक है। अब जो कैलकुलेशन वाला पार्ट मुश्किल है वो हम क्यों है वो देखते हैं, बट उससे पहले एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन कि अ फंड विच इज क्रिएटेड टू एक्यूमुलेट मनी ओवर द ईयर्स टू डिस्चार्ज अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंकिंग फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सिंकिंग फंड बोलते हैं, ठीक है। परपेचुइटी का मतलब हम समझ चुके हैं, एक ऐसी एन्युटी जिसमें जो हमारे पास रेगुलर पेमेंट है वो कंटिन्यू कर रहती है, कहाँ, फॉर एवर, चाहे वो एट द एंड ऑफ इंटरवल हो चाहे वो एट द बिगिनिंग ऑफ इंटरवल हो। और बॉन्ड क्या होता है ये भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। देन बेटा क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, कहते क्या, फर्म एंटिसिपेट्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹5 लाख, तो यानी ये अमाउंट हो गया जो उसको चाहिए, तो 5 लाख का अमाउंट चाहिए फॉर प्लांट मॉडर्नाइजेशन एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, 10 साल बाद, ठीक है। हाउ मच शुड ही द कंपनी डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो हर साल के एंड में ही सेव करना है, तो यानी टाइम इंटरवल भी 10 हो गया आपके पास, इनटू अ सिंकिंग फंड टू अर्निंग इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है, क्योंकि ये पर एनम है तो एम की वैल्यू 1 होगी, तो 5/100 यानी कि 1/20। और हमारे को फाइंड आउट करना है आर, कि आपको रेगुलरली कितना हर साल सेव करना है, ठीक है, सिंकिंग फंड में आपको पैसा डालना है। अब सेम बेटा 4 में से 3 चीजें दे रखी हैं, चौथी आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमने तो पहले तो बेटा फॉर्मूला लिखा, R इंटू 1 + I होल रेज टू पावर n -1 अपॉन I, हमने वैल्यूज पुट करी। R हमें फाइंड आउट करना है, A है हमारे पास 5 लाख, यह आएगा 1 + I इज 1/20, और 1/20 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 0.05 मिलेगा, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में देख के खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपने क्या करना है, अपॉन में आई, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना बेटा, कि बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, तो फॉर्मूले में आपको कोई गलती नहीं करनी, डिनोमीटर में आई है। अभी हमारे पास जब आगे EMI या बॉन्ड वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें कई जगह पर डिनोमीटर में 1 + I भी आपको मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अब हमारे पास R कैलकुलेट करना है, I की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 1/20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराया मैंने 5 लाख, ठीक है। इसको मैंने जानबूझ के फ्रैक्शन में छोड़ा ताकि मैं यहाँ पर कैलकुलेशन इजीली कर पाऊँ। 2 1 जा, और ये जगह हमारे पास कितना 2 1 जा, 2 2 जा, ये 25 हो गया 50 का, और 2 0 यानी कि 2500 हो गए,
टोटल कितने, सॉरी 3 25,000 हो गए। 5 लाख थे तो ये 50,000 बचा, 50,000 का हाफ हो गया 25,000। आर हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू बनेगी 1.05 जो आपको दे रखी है। ठीक है, ये वैल्यू से आपको हमेशा दे रखी होगी, ये आपको कैलकुलेट नहीं करनी होगी। तो ये बचा बेटा हमारे पास 25,000 इक्वल टू आर इंटू 0.629 रह गया। तो यानी कि बेटा आपके पास आर की वैल्यू आएगी 25,000 अपॉन में 0.629। कितनी आएगी, 25,000 अपॉन में 0.629। आप डेसिमल हटाएंगे इंटू 1000 करेंगे। तो अब बेटा ये डिवीजन करनी है आपको। तो अगर आपकी डिवीजन बहुत स्ट्रांग है या फिर आपको वैदिक मैथ्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो आप बड़ा फटाफट इसको कर सकते हो, वरना जनरली एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बेटा ये कैलकुलेशन वाला पार्ट टाइम कंज्यूमिंग रहता ही है। आप चाहे खुद देख सकते हैं कि चलो मैं अगर 25,000 ही लेके चलो, मुझे एक हिंट हो जाएगा कि क्या आंसर है। तो देखो अब इसमें ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कई बार क्या होगा कि जो ऑप्शंस में जो फर्स्ट डिजिट है वो सारा अलग होगा। अब जैसे इसमें एक में 4 है और दो में 3 है और एक में 5 है। तो अगर हमारा आंसर 4 से शुरू हो रहा है और क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं है, अगर हमारा आंसर 4 से शुरू हो रहा है तो हमारे को पता है इट हैज टू बी ओनली ऑप्शन है, तो हमारा काम बिल्कुल टाइम पे खत्म हो जाएगा, वो पार्ट सही है। फिर अगर हमारा आंसर अगर 5 से शुरू हो रहा है तो हमारे को पता है यस ये टाइम पे खत्म हो जाएगा, आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आपने आंसर मार्क कर दिया। बट अगर आपके पास जो पहला डिजिट है वो 3 आ रहा है कैलकुलेशन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड डिजिट के लिए उसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर सेकंड डिजिट पे फाइनल हो जाएगा कि आपके पास कौन सा दोनों में से आंसर है। बट प्रॉब्लम कहां आती है, उन क्वेश्चंस में जहां पर आपके पास ऑप्शन में नन ऑफ दीज हो, सारे डिजिट्स भी क्या हो, पहली सेम हो। तो ऐसे क्वेश्चन को आपने कोशिश करनी है कि आप अगर स्किप कर सकते हो तो स्किप करो, लास्ट में वापस आएंगे अगर और कोई ऑप्शन नहीं बचा। जो 10 क्वेश्चन हमारे को छोड़ने हैं वो नहीं हो पा रहे, फिर हम लोग वापस उस क्वेश्चन पर आ सकते हैं, पर पहले नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास है 629 इंटू 25,000, 629 को हमने डिवाइड करना है 25,000, 3 जीरोस और है, जरूरत पड़ेगी तो और भी कर लेंगे, बट हम लोग पहले फर्स्ट डिजिट देख लें क्या होगा। अब हमारे को पता है, आप ना जब भी कैलकुलेशन करो इसके आसपास देख लो, 629 के सामने आसपास प्रॉपर नंबर कौन सा आता है, जैसे 600 प्रॉपर नंबर मतलब जो इजीली आप उसको मल्टीपल देख सको, तो 600 के आसपास अब आपने देखना है 25,000, तो 6 4 2400 होता है, बट यहाँ पर 29 है, इंटू 4 करोगे तो वो ज़्यादा आएगा। तो इसलिए साफ पता लग रहा है कि हमारे को 629 को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 3 9 27, 2 कैरी, 3 2 6 2 8, 3 6 18। ठीक है, और अगर मैं 629 को 4 से करता तो 4 9 36, 3 कैरी, 4 2 8 और 3 11, 1 कैरी, 4 6 24 और 1 25। तो देखो ये 2516, यानी कि ये 4 से नहीं आएगा। 4 से नहीं आएगा तो भाई ये वाला ऑप्शन करेक्ट, ये वाला ऑप्शन करेक्ट, गलत। 3 से आ रहा है तो यहाँ आपको एक डिजिट के लिए और कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने 3 से करा, कितना है 1887, तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 8 गया 1, फिर आपके पास 14 में से 8 गया 6, तो ये बचा 61 और ये 30। अब 629 में अगर 10 करते तो 6290 होता, तो ऑब्वियसली बात है ये 9 पर जाएगा। तो जैसे ही 9 पता लगा हमारे को, हमने यहाँ पर ऑप्शन मार्क कर दिया। तो कैलकुलेशन कई बार टफ भी है तो ऑप्शन आपको बचा सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बचाएगी, जब सारे ऑप्शन का पहला डिजिट अलग हो। बट अगर किन्हीं का सेम भी है और कोई नन ऑफ दीज नहीं है, जिसमें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में नन ऑफ दीज आपको दिख जाए, आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। अगर कब, अगर आपको उसमें पहली डिजिट सेम दिखाई दे रही है तो ठीक है, आपके फिर तीनों ऑप्शन वैलिड होगी, फिर आपको पूरा चेक करना पड़ेगा कि हो सकता है कि इनमें से आंसर नन ऑफ दीज हो। क्लियर, तो वहां पे आप फंस जाओगे, तो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा नन ऑफ दीज वाले क्वेश्चंस पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कि मिस्टर एक्स प्लान्स टू सेव अमाउंट फॉर हायर स्टडीज ऑफ हिज सन रिक्वायर्ड आफ्टर 10 years. ही एक्सपेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ दीज स्टडीज टू बी ₹1 लाख। तो अमाउंट कितना है जी हमारे पास, 1 लाख का खर्चा है। सॉरी, हाउ मच शुड ही सेव एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर टू एक्यूमुलेट दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 years? तो एंड हमारे पास 10 हो गया। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 12% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, तो 12/100 हो गया, यानी 0.12 हो गया। अब ऐसे इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है कि यहां पर वैल्यू दे रखी होनी चाहिए थी 1.12 की होल पावर 10 की, ये वैल्यू दे रखी होनी चाहिए थी यहाँ पर, बट इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो डेट मीन्स इस क्वेश्चन में करेक्शन होगी। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। क्लियर, बट हमारे को सिंपल कैलकुलेट करना, तो हम लोग
फॉर्मूला पुट करके एक बार देख लेते हैं कि हमें एक्चुअली में करना क्या है, बिकॉज ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है पिछले क्वेश्चन से। तो अमाउंट है हमारे पास 1 लाख इंटू आई हो जाएगा 12/100 और ये हो जाएगा 1.12 रेज टू पावर 10 और ये -1। तो अब हमारे पास 10 नहीं है पावर कैलकुलेट करने के लिए, तो इसमें भी आप इसको यहीं पर स्किप कर सकते हैं। बट हमारा जो आंसर आएगा वो समथिंग 12,000, ठीक है ना। और सॉरी यहाँ पर आर भी था, इंटू आर अपॉन में ये आ गया 1.12 होल रेज टू पावर 10 -1 इक्वल टू आर। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका होमवर्क रहा करेगा, ठीक है, जिसके बेसिस पर हमारे को यहाँ से आंसर मिलेगा। क्लियर एवरीवन? तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपने खुद करना है और फिर बताना है आपने कि इनमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। क्योंकि कैलकुलेशन में बेटा मैं यहाँ पर आपको करवा भी दूं अगर, तो आपको एग्जाम में खुद करना है ये वाला काम, तो उसमें आपको कुछ सीखना नहीं है, बस उसकी स्किल्स को आपने फास्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या, सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड for the redemption of debentures of rupees 1 lakh at the end of 25 years. How much money should be provided out of profits each year for the sinking fund if the investment can interest 4% per annum? तो सबसे पहले देखा आपने ऑप्शन, दो ऑप्शन 3000 में है, दो और ऑप्शन 2000 में है। तो यस, ये आपके पास कैलकुलेट हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं है। तो अगेन अब बेटा डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके करते हैं, ठीक है, जो आपको एग्जाम में काम करना है। ठीक है, अमाउंट कितना है जी हमारे पास 1 लाख, आई कितना हो जाएगा 4% है और पर एनम है तो 4/100 हो जाएगा। आर हमारे को फाइंड आउट करना है, ये 1.04 की पावर 25 -1 हो जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो ये आएगा हमारे पास 4000 अपॉन में ये कितना दे रखा है हमारे को बेटा 2.6658 दे रखा है, उसमें से माइनस करेंगे 1 तो 1.6658 आएगा इक्वल टू आर। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ये 10,000 इंटू हो जाएगा। अब देखो कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक है हमारे पास कि 16658 में से 58 को डिवाइड करना है, 4 3 zeros और फिर 4 0 और इसको डिवाइड करना है आपने 16658 से। तो इसमें थोड़ा सा आपको अब स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। आप जैसे इसके आसपास 1600 सोच सकते हो, 16 3 से होता है 4800, तो यानी कि ये 3 से तो नहीं जा रहा, तो यानी ये आएगा 16658 इंटू 2, तो 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी 12 और 1 13, फिर 1 कैरी 12 और 1 13, फिर 1 कैरी, तो याद है 3316। 2 से कितना आया 33316, माइनस करा 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6 6। फिर हमने क्या करा, देखो कहाँ तक 5 डिजिट हो गया ना, 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो चुके हैं, एक 0 हमने कैरी ऑन करा, तो 66840 है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं भाई हमारे पास 16 4 होता है 64, तो 4 देखते हैं इसके आसपास है या नहीं। वैसे भी अब देखो 0 नहीं है, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हो, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गई, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गई, क्योंकि पहला डिजिट 2 है और हमारे को पता है कि वहां पर 16 4 से आ रहा है, तो यानी 24 आ रहा है, ये वाला रिजेक्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पर 0 कब आता है, जब ये हमारा डिवाइड नहीं होता, बट हमारे पास तो बहुत सारे जीरोस हैं, तो यहाँ पर 0 लगाने की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ऑलरेडी डिजिट अवेलेबल है। तो यानी हमारा आंसर क्या आएगा 2401 की फॉर्म में आएगा। ठीक है, बाकी आप इसको खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बट आप ऑप्शन एलिमिनेट का ऑप्शन भी हमेशा अपने पास रखेंगे। देन आता बेटा हमारे पास बॉन्ड का टॉपिक। अब जो बॉन्ड है हमारे पास, ये आपके पास टॉपिक बिल्कुल नहीं है, न्यू है, आपने पहले इसको सीबीएसई में नहीं पढ़ा हुआ। तो बॉन्ड क्या होते हैं बेटा, पहले इसका मतलब समझते हैं। अब जैसे आप कहीं पर अगर अपनी मनी इन्वेस्ट करते हो, ठीक है ना, तो आप क्या करते हो कि आपने सपोज करो किसी भी एक कंपनी के म्यूचुअल फंड खरीद लिए या शेयर्स खरीद लिए, तो वो मनी जो आपने दी वो कहाँ चली जाती है, इन्वेस्टर्स के पास चली जाती है। ठीक है, बट अगर इन्वेस्टर्स को भी कभी कभार क्या चाहिए होता है कि एक अपने जो पैसे हैं वो एक सेफ जगह पर उनको डिपॉजिट कराने होते हैं ताकि उनका नुकसान ना हो, लॉस ना हो। तो वो क्या करते हैं कि जनरली वो हम गवर्नमेंट से बोलते हैं कि आप हमारे को कुछ सर्टिफिकेट्स इशू कर दो कि हम आपके पास इतना पैसा, सपोज करो ये 100 करोड़ रुपए हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, और आप इस 100 करोड़ रुपए हमारे को कुछ इंटरेस्ट देते रहना, और कुछ टाइम बाद जितने भी टाइम का हम लोग सर्टिफिकेट बनवाएंगे उसके बाद जो मेरे को प्रिंसिपल है वो वापस कर देना। ठीक है,
तो गवर्नमेंट क्या करती है, वही पैसा मार्केट से उठाती है और उसी पैसों को फिर वो जो अपनी क्या बोलते हैं या तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है, या फिर वो अपने पास उसको ऐसा डिपॉजिट में रखती है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको जो भी उनका इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वो क्या करते हैं, उनको पैसा दे देती है। तो ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है टू द इन्वेस्टर, उसी को बोला जाता है बॉन्ड्स। जरूरी नहीं है कि हर बार गवर्नमेंट को ही दे, कई बार जो बड़े बड़े जो बिग कंपनीज हैं, इन्वेस्टर्स, उनके पास भी जाते हैं कि आप ये हमारे इतने पैसे रख लीजिए और इसके बेसिस पे हमारे को सर्टिफिकेट्स इशू कर दीजिए, ठीक है। तो बॉन्ड वो भी क्या होते हैं, हमारे पास बॉन्ड कहलाते हैं। बट जो गवर्नमेंट बोर्ड्स होते हैं, जिसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, वो एक ज़्यादा क्या रहता है, सेफ मेथड रहता है रेदर देन जो बाकी दूसरी कंपनीज हैं, बिकॉज गवर्नमेंट के पास है तो वो चीज़ें क्या रहती है, सेफ रहती है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर कुछ टर्म्स होती हैं जो बॉन्ड्स को समझने के लिए ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले कि फेस वैल्यू क्या होती है किसी बॉन्ड की। तो फेस वैल्यू क्या होती है, प्राइस at which the government or company issue bond, ठीक है। जिस प्राइस पर कंपनी बॉन्ड इशू करती है उसको बोला जाता है फेस वैल्यूज, ठीक है। फिर आता है कूपन रेट। तो ये हमारे पास वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय इन्वेस्टर, ठीक है, फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर जो कंपनी की बात करें, ठीक है। इन्वेस्टर को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बॉन्ड इशू किया गया है, ठीक है, मैंने 100 करोड़ रुपए कंपनी को दिए तो ऑब्वियस सी बात है मैं वहां से कुछ इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करूंगा। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मुझे वो पैसा मिलेगा उसको बोला जाता है कूपन रेट। और जो हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है, इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव्ड, किसने रिसीव्ड करी है, बाय इन्वेस्टर, किससे, फ्रॉम गवर्नमेंट या फिर कंपनी से, उसको बोलते हैं हम लोग कूपन पेमेंट। तो कूपन रेट वो रेट जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बॉन्ड इशू करा गया है, और कूपन पेमेंट का मतलब वो पेमेंट जिस पर जो आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट मिला है उस पर, ठीक है। फिर आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड का हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला देख के खुद समझ सकते हैं कि कैलकुलेशन में कितनी दिक्कत आती है, ठीक है। तो किसी भी बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, सी, यहां पर सी क्या होता है, सी को बोला जाता है हमारे पास कूपन पेमेंट। सी क्या होता है बेटा, हमारे पास कूपन पेमेंट, ठीक है, जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एफ इंटू आर बाय 100। और ये आर क्या है यहां पर, आर इज कूपन रेट। आर क्या है यहां पर बेटा, कूपन रेट, ठीक है, 1 माइनस आई। अब ये जो आई है यहां पर ये वाला रेट नहीं है, कूपन रेट नहीं है, बिकॉज कूपन रेट तो वो रेट है जो गवर्नमेंट दे रही है किसको, इन्वेस्टर को, ठीक है ना। बट ये आई क्या है, आई को हम बोलते हैं डिस्काउंटेड रेट, डिस्काउंटेड रेट, या फिर हमारे पास बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी, जो मैच्योर होने वाले टाइम पर जो आपका पैसा है वो जो आपको मिलेगा वो आपके पास क्या होगा, वो किस रेट पर रहेगा, तो वो हो गया हमारे पास आई यील्ड टू मैच्योरिटी। और ये अपना हो जाएगा डी या फिर डी सी डिनोट करता है जो डिस्काउंटेड होता है अपॉन में एम इंटू 100, बिकॉज ये कंपाउंडेड रेट है। तो एम आपको पता है कि बायएनुअली के लिए 2 हो जाएगा, क्वार्टरली के लिए 4 हो जाएगा और मंथली के लिए 12 हो जाएगा। तो बेटा ये फॉर्मूला हमारे पास सी इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन है। याद रखना फॉर्मूला में क्या है, माइनस एन, एफ इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन। तो फॉर्मूला बड़ा अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है, और कोई गलती का स्कोप नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है बेटा कि अ बॉन्ड दैट मैच्योर्स इन 5 ईयर्स, तो एन आ गया जी हमारे पास 5, वाज कूपन हैज कूपन रेट ऑफ 10% पर एनम। कूपन रेट मतलब कि आर कितना है जी हमारे पास 10%, यानी 10/100, यानी कि 1/10 यानी कि 0.1, ठीक है। एंड एज अ फेस वैल्यू ऑफ ₹1000, तो सबसे पहली फेस वैल्यू की है एक बॉन्ड की ₹10,000। फाइंड द फेयर वैल्यू। आप प्रेजेंट वैल्यू को क्या बोलते हो, फेयर वैल्यू भी बोलते हो। फेयर वैल्यू इज सेम एज प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। फेयर वैल्यू मींस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज द यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी जो डिस्काउंटेड रेट है वो क्या है 8% है, और क्योंकि ये भी पर एनम ही है तो 8/100 हो गया, ठीक है। यानी कि अब यहीं से कैलकुलेट कर लो, इसको 0.08 रहने दो, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने बेटा, आपको फेयर वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है,
तो वो क्या है, c इंटू में 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू पावर माइनस n अपॉन आई प्लस एफ इंटू 1 प्लस आई रेस टू पावर माइनस n। तो अब बेटा खुद ही जब इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैलकुलेशन वाला पार्ट कितना टफ हो सकता है। तो सी हमारे पास पहले कैलकुलेट करना पड़ता है, कूपन रेट, सॉरी कूपन पेमेंट। तो कूपन पेमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज एफ इंटू आर बाय 100। फेस वैल्यू कितनी है जी, 10,000। कूपन रेट कितना है जी, 10% यानी 1/10 है, ठीक है। और कंपाउंडेड एनुअली है तो एम का कोई चक्कर नहीं, तो सी आ गया हमारे पास 1000, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1000 इंटू 1 माइनस, ये बनेगा बेटा हमारे पास कितना, 1.08। भाई यहाँ पे जो फिगर दे रखी है वही बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है, टाइम नहीं लगाना है, सीधा वैल्यूज लिखनी है। 0.6808 अपॉन आई, आई इज 0.08 प्लस एफ इज 10,000 इंटू 0.6808, ठीक है। इसको हटाओगे डेसिमल में तो 4 जीरोस आएंगी, ये भी 4 जीरोस है, सॉरी ये भी 4 जीरोस है, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी तंग करेगी आपको। 1000 इसका डेसिमल हटाओगे तो इंटू 100, और ये आपको 1 में से माइनस करोगे तो ये आएगा 10 में से 8 गए 2, फिर 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गए 3, तो 0.3192 आएंगे अपॉन में 8। फिर इसका डेसिमल हटाएंगे तो इंटू 10,000 फिर आएगा, ठीक है। तो यहां से आपके 3 जीरोस ये वाले कैंसिल हो जाएंगे और 1 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये बचा यहां पर 6808। अब इसको हमारे को कैलकुलेट करना है, तो 31920 31920 को आप 8 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आएगा बेटा हमारे पास 8 3 24, फिर 7 कैरी, 8 9 72, फिर 7 कैरी, फिर 8 9 72 और 0। तो बाई चांस पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, तो बहुत अच्छी किस्मत होती है जब इस तरह से क्वेश्चन एग्जैक्टली कैलकुलेटेबल आ जाए, तो वहां पर आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। तो लास्ट की डिजिट आएगी जी 8, तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है मुझे। वैसे भी आप करके देखना चाहते हो तो कर लो पूरा, कि मैं तो इसी पे आपको आंसर मार्क कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास फिर 9, ठीक है ना। फिर ये आ गया हमारे पास 9, फिर 9 और 8 17, 1 कैरी, 3 और 1 4 और 6 और 4 10, तो 10 7 9 8। तो बाई चांस बॉन्ड का क्वेश्चन आपके पास कैलकुलेशन करके इजी हो गया, बहुत बढ़िया है, पर बहुत कम ही ऐसा चांस मिलेगा कि ऐसा हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या बॉन्ड हैज अ फेस वैल्यू ऑफ ₹1000। तो फेस वैल्यू आपको दे रखी है बेटा ₹1000, मैच्योर्स इन 4 years, कूपन रेट इज 4% पर एनम, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, द बॉन्ड मेक्स एनुअल कूपन पेमेंट्स इफ द यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी आई दे रखा है आपको 4/100, ये भी 4% है यानी 0.04 है, ठीक है। फाइंड द फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो अगेन प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फॉर्मूला हमको पता है तो हम सीधा पहले क्या करते हैं, सी निकाल लेते हैं। सी क्या होगा, एफ इंटू आर बाय 100, तो यानी ये आ गया 40। तो ये आया बेटा हमारे पास 40 इंटू 1 माइनस, हमें पता है कि ये चीज़ आएगी। तो अब आप डायरेक्टली कैलकुलेशन का टाइम बचाने के लिए ये सब काम करो, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 0.04 प्लस एफ इज 1000 इंटू 0.8551, तो ये आएगा बेटा 40 इंटू 100 अपॉन में 4, ठीक है। इसका जब डेसिमल हटाओगे, यह जगह 10 में से 1 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 4 1, तो 0.1449, इसका डेसिमल हटा दो, 10,000 हो जाएगा। 3 जीरोस तो कैंसिल आउट, फिर 4 1 से 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये बचेगा आपके पास 144.9, तो अपॉन में 10 है। यहां पर आपने डेसिमल हटाया, 4 जीरोस आई, जिसमें से 3 तो कैंसिल आउट ही होगी, तो ये बना 855.1। तो अब ये बेटा आपको ऐड करना है, 9 + 1 10, 1 कैरी, फिर 0.4 और 1 5, 5 और 5 10, 1 कैरी, 4 और 1 5 और 5 कितना आ जाएगा 10, 1 कैरी, 8 और 1 9 और 10, तो ये 1000 आ रहा है हमारे पास पूरा, तो ऑप्शन है। तो यहां पर भी आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, बढ़िया तरीके से सॉल्व होगी, ठीक है। चलिए
सेम क्वेश्चन बेटा कि बॉन्ड हैज अ बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू ₹1000 मैच्योर्स इन 5 ईयर्स। ठीक है, कितने में मैच्योर हो रहा है? 5 ईयर्स में। अब इंटरेस्ट कैसे पे हो रहा है? सेमी एनुअली। अब थोड़ा ध्यान से बेटा, अब इंटरेस्ट कैसे पे हो रहा है? सेमी एनुअली पे हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान से। अब बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू 1000, ठीक है जी, मैच्योर्स इन 5 ईयर्स, तो एन हमारे पास 5 है। फिर क्या है हमारे पास? एंड इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली एंड द बॉन्ड इज प्राइस टू आपके पास 8% पर एनम। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज दिस, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एनुअल कूपन रेट। तो यानी कि हमारे को इस बार क्या निकालना है? पहले सी निकालना पड़ेगा और फिर सी के बेसिस पर हम लोग क्या निकालेंगे? अपना कूपन रेट निकालेंगे। बिकॉज सी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? सी इज एफ इंटू आर बाय 100। तो हमारे पास फेस वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन में 1000, बट आर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो आपको यहां पर इसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे जी? चलो जी देख, तो सी तो फाइंड आउट करना है। आई हमारे को दे रखा है, हाँ, एंड बॉन्ड इज प्राइस टू यील्ड 8% पर एनम, तो यानी ये हो गया 8/100। ठीक है, ये 8/100 है। ठीक है, कूपन रेट जो है वो सेमी एनुअली है हमारे पास। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8000। तो अगर हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला देखें, सी इंटू में 1 - 1 प्लस आई रेस टू पावर -n अपॉन आई प्लस एफ इंटू में 1 प्लस आई रेस टू पावर -n। अब क्योंकि यहां पर हमारे को वो वैल्यू नहीं दे रखी कि 1.08 की पावर -5 हमारे पास कितना होगा, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन दिक्कत हो जाएगा करना। ठीक है, तो इसलिए अभी आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हो, बट आपको पूरा होमवर्क में आपको खुद कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए, क्या क्या बॉन्ड एज अ फेस वैल्यू ऑफ ₹1000। फेस वैल्यू क्या है आपके पास? 1000 है। ठीक है, एंड हैज अ कूपन रेट ऑफ 10% पर एनम पेड सेमी एनुअली एंड मैच्योर्स इन 4 ईयर्स, तो एन हमारे पास 4 है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 1140 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, हमारे पास और कूपन रेट दे रखा है, यानी कि आर दे रखा है हमारे को 10%, यानी कि 10/100, यानी कि 1/10। बट हमारे पास पेड सेमी एनुअली है, तो डिवाइडेड बाय 2 × 100, तो ये हो गया हमारे पास 1/20। तो आपको अगेन क्या फाइंड आउट करना है? आई। आपको इस बार आई फाइंड आउट करना है। पिछले क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना था? आर। उसके लिए पहले आपको सी फाइंड आउट करना था। यहां पर हमारे को डायरेक्टली क्या फाइंड आउट करना है? आई। क्लियर बच्चों? अब इसमें बेटा हमारे पास जो कूपन रेट का तो आपको उसी तरह से करना होता है, बट हमारे पास अप्रॉक्सीमेट यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट करने के लिए अलग से फॉर्मूला भी है। तो वो होता है सी प्लस एफ माइनस पी वी बाई एन होल डिवाइडेड बाय एफ प्लस पी वी बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास बेटा फॉर्मूला है किसका? अप्रॉक्सीमेट यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट करने का। तो आप अब यहां पर बेटा सेमी एनुअली है, तो ये एन भी हमारे पास 8 हो जाना चाहिए। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर सकते हो और अपना आंसर निकाल सकते हो। तो ये बनेगा हमारे पास, कूपन रेट पहले निकाल लेते हैं। कूपन रेट क्या रहेगा? एफ इंटू में R/100, एफ है 1000 इंटू 1/20, तो ये आ गया हमारे पास 50। सॉरी, तो कूपन पेमेंट है जी हमारे पास 50 रुपए की। फेस वैल्यू कितनी है जी? 1000 की। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है जी? 1140 की, अपॉन में 8 अपॉन में 1140 प्लस में 1000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मैंने वो फेस प्लस की प्लस में फर्क नहीं पड़ता, आप पहले प्रेजेंट वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पर। तो ये आएगा बेटा 50। अब इसको माइनस करोगे तो ये आएगा -140। ठीक है, 1000 में से 1140 गए, अपॉन में 8, तो इसको कट करते 270 ज़ा। ठीक है ना, और 2 4 ज़ा, फिर ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, कितना देगा ये? 4 1 ज़ा 4, 3 कैरी 30, 4 7 ज़ा 28, तो 17.5 आ गया ये हमारे पास। और अपॉन में ये आ गया हमारे पास 1140 2140 अपॉन 2, तो 1070। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 50 में से 17.5 गए, तो बचेगा ये हमारे पास 32.5 है ना, अपॉन में 1070। तो इसको बेटा आपने सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आपके पास अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। तो 1070 से हमारे पास 107
0 को आपने डिवाइड करना है 325 से, इसको इंटू 100 कर लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास परसेंटेज में आ जाएगा पूरा, ठीक है। इंटू 100 भी कर लिया हमने हमारे पास, तो हमारे पास ये परसेंटेज में आ जाएगा। क्लियर बेटा? तो अब इसको आप डिवाइड कर लो, तो ये आएगा आपके पास 10700 है ना, तो ये तो 2 से ही जाना चाहिए। यह हमारे पास ये अगर आप देखेंगे तो बेटा तो अप्रॉक्सीमेटली 3 आएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि हमारे पास वैसे भी अप्रॉक्स यील्ड टू मैच्योरिटी है, क्योंकि अगर मैं 10700 को 3 से करूंगा तो ये 0 0 3 7 21, हाँ, तो ये 3 से ही जा रहा है हमारे पास, 32100, तो यानी हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा कि भाई हमारे पास ये जो आई ऐप है, ठीक है, ये जो हमारे पास आई है वो कितना है, 3% है। बट क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास सेमी एनुअली है तो इंटू 2 हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 6%। तो आंसर में आपके पास 3% भी है, उस पर गलती मत करना, क्योंकि हमारे पास पेड सेमी एनुअली बोला है, ठीक है, आपको उसके हिसाब से करना है, तो 6% हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चा? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा हम लोग ईएमआई पर। ईएमआई की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको ज़रूरी है, इट इज़ इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, क्योंकि कई बच्चों को इसकी फुल फॉर्म भी अच्छे से नहीं पता होती। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, कई बच्चे इसको इक्वल अपना इजी मंथली इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं, इजी मनी इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं, बट नहीं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट हमारे पास क्या है, करेक्ट फुल फॉर्म है इसकी ईएमआई की। अब बेटा ईएमआई वो है कि जो आप अगर आपने किसी से लोन लिया है, किसी बैंक से या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपने लोन लिया है, तो आप जो भी अमाउंट ले रहे हो उसको आप रीपे करते हो बाय इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब हर महीने की एक फिक्स क्या होती है आपके पास अमाउंट होता है, जो आपको फिक्स इंटरवल पर पे करना होता है, ठीक है। याद रखना यहाँ पर क्या रहता है बेटा, हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट टू बी पेड ऑन फिक्स्ड डेट ऑफ एवरी मंथ, फिक्स्ड डेट ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। अगर आपकी जो डेट है वो स्किप हो जाती है, मतलब जिस डेट को एक्चुअली में पे करना था, आप अगर पे नहीं कर पाते हैं तो वहां पर वो आप डिफॉल्ट लिस्ट में आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपके पास जिस डेट पर ड्यू है आपकी ईएमआई, उसी डेट पर पे हो जानी चाहिए। अब ईएमआई कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं, एक है फ्लैट रेट मेथड। फ्लैट रेट मेथड का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी ड्यूरेशन के लिए आपने जो लोन लिया है उस पूरी ड्यूरेशन में जो इंटरेस्ट लगेगा उस लोन पर वो सेम रहेगा। बट दूसरा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कि जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल कम होता जाएगा आपका जो इंटरेस्ट है वो भी कम होता जाएगा, ठीक है। अब फ्लैट रेट मेथड से ईएमआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब हो गया कि जितना आपने लोन लिया है, एन हो गया हमारे पास नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। और क्योंकि बेटा यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इसकी मंथली की, तो यानी कि आपके पास जो भी ईयर होगा उसको आपने इंटू 12 करना होगा, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। देन हमारे पास आई आपको पता है, आई इज कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहां पर जो रेट इंटरेस्ट ऑफ रेट होता है वो पर रुपी पर मंथ होता है, हर एक रुपए के लिए, और मंथली कैलकुलेट होता है वो, ठीक है। तो हमारे पास ये बेटा सारे क्या बोलते हैं पैरामीटर्स हैं, जो फॉर्मूलेज में क्या है सेम। ईएमआई अगर फ्लैट रेट मेथड से तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, P + P/N/N, और अगर हमारे पास आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से है तो P × I × 1 + I होल रेज़्ड टू पावर n अपॉन में 1 + I होल रेज़्ड टू पावर n - 1। तो आप खुद देख सकते हैं कि चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी अगर कैलकुलेशन आपके पास ज़्यादा आके आती है तो। देन बेटा हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का सिंपली मीनिंग होता है शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है। क्योंकि जो आपके पास यहां पर आपको बेटा याद रखना है कि जो भी आपके पास ईएमआई बनती है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। किसमें? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, ठीक है। 2 कंपोनेंट, या फिर आप समझ सकते हैं कि फ्लैट रेट मेथड में भी आपके पास 2 कंपोनेंट होते हैं। बट रिड्यूसिंग में क्या रहता है बेटा हमारे पास कि आपके पास एक प्रिंसिपल कंपोनेंट रहता है और एक आपके पास इंटरेस्ट कंपोनेंट रहता है। सपोज करो आपके पास एक लोन है जिसकी ईएमआई है 50,000 रुपये, ठीक है।
तो जो फर्स्ट मंथ होगा, ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो आपका इंटरेस्ट है वो पहले कट किया जाता है और जो आपका प्रिंसिपल है वो धीरे धीरे कम होता है। तो ऐसा होता है कि जनरली फर्स्ट, एक एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूँ कि फर्स्ट मंथ है तो आपका प्रिंसिपल तो सिर्फ 2,000 रुपये कम हुआ और आपका इंटरेस्ट कितना डिडक्ट हो गया, 48,000। फिर सेकेंड मंथ में क्या होगा कि आपका प्रिंसिपल कितना रिपे हुआ, सपोज करो 3,000 और इंटरेस्ट कितना रिपे हो गया, 47,000। तो इनिशियली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट ज्यादा चार्ज होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट कम रिड्यूस होता है, ठीक है। इंटरेस्ट कंपोनेंट ज्यादा आपका चार्ज होता है और प्रिंसिपल कंपोनेंट कम रिड्यूस होता है। बट जैसे जैसे डाउन जाता जाएगा प्रिंसिपल का जो कंपोनेंट है वो रिड्यूस होने का वो ज्यादा हो जाएगा और इंटरेस्ट का कम होता है। तो इसलिए बोला जाता है बेटा कि अगर कभी भी आप जैसे होम लोन वगैरह लेते हो, कि होम लोन जनरली कितने का होता है, 20-25 साल का होता है, तो उसमें जितना जल्दी आप उसको रीपे करोगे उतना आपको ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपका इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेट होता है, ठीक है, और उतना ज़्यादा आपको बैंक को पे करना पड़ता है, आपका प्रिंसिपल कुछ कम नहीं होता। हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2 साल में आपने पर मंथ 50,000 के हिसाब से 2 साल के 12 लाख रुपए आपने पे कर दिए। सपोज करो 50 लाख का लोन था, उसकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट बनी वो 50,000 रुपये बनी, आपने 2 साल के अंदर 12 लाख रुपए बैंक को रिटर्न करे, बट आपका हो सकता है कि उसमें से प्रिंसिपल सिर्फ 4 लाख रुपए ही कम हुआ हो, बाकी 8 लाख रुपए आप लोग बैंक को पे कर चुके हो एज अ इंटरेस्ट, ठीक है। और यही बैंक की क्या है, एक अर्निंग का सोर्स होता है। फिर एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन में क्या है कि आपने कौन से मंथ पर कितना प्रिंसिपल पे करा, या फिर उस मंथ का इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना था, या फिर आप टोटल इंटरेस्ट कितना पे कर चुके हैं, ये सब कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले हैं, आपको डायरेक्टली फॉर्मूले याद करने हैं। तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ कियथ मंथ, मतलब कियथ मंथ की स्टार्टिंग में जो आपके पास प्रिंसिपल बचा हुआ है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये रहा। इसमें से ही अगर आप ये आई हटा देंगे तो वो हो जाएगा इंटरेस्ट पेड इन कियथ मंथ, ठीक है। और यहां पर हम कियथ मंथ उसकी बात करें जो मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो ये एट द बिगिनिंग ऑफ कियथ मंथ। अगर आप 10th मंथ की बात करें तो मतलब मैं 10th मंथ के स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं। अगर आप बोलो कि आपको 10th मंथ के एंड की बात चाहिए तो दैट मीन्स आप 11th मंथ की स्टार्टिंग की बात करें, तो हमारा K11 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा इसमें प्रिंसिपल पेड इन कियथ मंथ एंड टोटल इंटरेस्ट पेड इन, ठीक है। फॉर्मूले में साथ साथ आपको क्वेश्चन के बताता जाऊंगा, ठीक है। आप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले बोले कि संजय टेक्स अ पर्सनल लोन ऑफ दिस, तो यानी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया जितने का लोन लिया गया, जो कि कितना है 5 लाख, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, तो यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है आई वो कितना है 12% पर एनम, ठीक है। बट हमारे को उसको मंथली करना होता है, ठीक है। आई हमारे पास क्या है, कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पर एनम है फॉर 3 years। कैलकुलेट हिज EMI बाय यूजिंग फ्लैट रेट मेथड, तो यह आ जाएगा हमारे पास 0.01, ठीक है। और एन कितना है जी हमारे पास 3 साल के लिए लिया है, तो यानी कि 36 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी उसकी, क्लियर। अब आपके पास बेटा फ्लैट रेट मेथड है, तो फ्लैट रेट मेथड से EMI का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, P प्लस PNI बाय, ठीक है। फॉर्मूला एक बार क्रॉस चेक कर लो, P प्लस PNI बाय N, P प्लस PNI बाय N। P कितना है जी हमारे पास 5 लाख, P कितना है जी 5 लाख, N कितना हो गया जी 36, और I कितना है हमारे पास 1/100 और होल डिवाइडेड बाय 36, तो ये आ गया हमारे पास 5 लाख प्लस 2 0 कैंसिल आउट, 36 5 होता है 180, और ये 3 zeros और बच गई, तो यानी 1,80,000 अपॉन में 36, तो 5 लाख पर 1,80,000 रुपये आपने क्या पे कर दिया, एक तरह से इंटरेस्ट पे कर दिया, और अपॉन में 36 कितना हो गया भैया हमारे पास, ये हो जाएगा 6,80,000 अपॉन में 36, ठीक है। तो 218 ज़ा, ये हो जाएगा 218 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 4 ज़ा, और 1 2 3 4, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 2 9 ज़ा, 2 17, और ये 1 2 3 4, फिर अब नहीं होगा तो ये हो जाएगा 9 17 को करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, 8 बचा 80, तो 9 8 ज़ा 72, फिर 8 बचा, तो ये 188 8.88 चलता रहेगा, तो यानी वो राउंड ऑफ होके 89 हो जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। आप डिवाइड करके खुद देख सकते हैं।
तो यहां पर भी बेटा अगर फ्लैट रेट मेथड है तो फिर भी कैलकुलेशन ईजी है। देन आता बेटा हमारे पास कि मिस्टर शर्मा बोरोड ₹10 लाख फ्रॉम अ बैंक टू परचेज अ हाउस। 10 लाख रुपए का लोन लिया गया, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना हो गया जी? 10 लाख, ठीक है ना। एंड डिसाइडेड टू रीपे द लोन बाय EMI इन 10 ईयर्स, तो एन हो गया जी 10 × 12, क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट है तो 120 हो गए। ए बैंक चार्जेस इंटरेस्ट एट 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, तो 9/12 × 100, हम इसको देख के बता सकते हैं ये आएगा 0.0075। तो कैलकुलेट द EMI, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे को ये वाला फैक्टर दे रखा है बट लिखा नहीं हुआ, तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो बेटा हमारे पास EMI का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ठीक है, EMI का फॉर्मूला हमारे को याद है, P × I × 1 + I होल रेज टू पावर n-1 अपॉन में ये आ जाएगा हमारे पास, नहीं 1 + I रेज टू पावर n अपॉन में 1 + I रेज टू पावर n-1। बेटा इसी फॉर्मूले को कई बार वो इस तरह से भी लिख सकता है, P × I × में 1 - 1 + I रेज टू पावर -n, ठीक है, बिकॉज पावर माइनस का मतलब क्या होगा कि ये नीचे आ जाएगा 1 + I रेज टू पावर n, फिर आप एलसीएम लोगे तो वापस ही बन जाएगा। तो कई बार अगर पावर माइनस में दे रखी हो तो आप लोग बेटा डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो EMI कितनी आएगी जी? प्रिंसिपल है जी 10 लाख, इंटरेस्ट रेट है जी 0.0075 और उसकी पावर 120 है जी 2.4514 और उसमें से -1 कर दोगे तो 1.4514। अब बेटा कैलकुलेट आपको खुद करना है, तरीका मैंने आपको बता रखा है, ये होमवर्क हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि देखो सारे ऑप्शन में फर्स्ट डिजिट सेम है तो आपको यानी डिवीजन तो करनी ही पड़ेगी, बट फर्स्ट डिजिट से आपका आंसर नहीं निकलेगा, तो आपको सेकंड डिजिट की हेल्प से आपको आंसर पता लगेगा कि क्या आ रहा है, 2 है, 5 है, 8 है या 6 है। तो यानी कि आपको 2 डिजिट तक क्या करनी है, तो सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो वो काम आपने खुद करना है। नेक्स्ट है कि अजय इज अ सर्विसमैन, ही लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली, देयर आर 6 मेंबर्स इन हिज फैमिली, ही इज प्लानिंग टू परचेज अ कार, सो इज सर्चिंग फॉर अ बैंक फॉर अ लोन, ही टेक अ लोन ऑफ, तो लोन कितने का लिया जी? प्रिंसिपल हो गया जी हमारे पास 2,50,000 रुपए का, 2.5 लाख रुपए का लोन लिया गया एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, तो 6/12 × 100, तो ये आ गया हमारे पास 0.05, ठीक है जी। और कितने साल का लोन लिया है इसने? बाई एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 5 ईयर्स, तो एन हो जाएगा 5 × 12 यानी कि 60 हो गया हमारे पास, ठीक है। और ये आपको कैलकुलेशन करने के लिए दे रखी है चीजें, आपसे पूछा क्या गया है द साइज ऑफ ईच मंथली पेमेंट, तो यानी EMI आपको कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर फॉर्मूला है हमारे पास P × I × 1 + I रेज टू पावर n अपॉन 1 + I रेज टू पावर n-1, ठीक है। सारी वैल्यूज है हमारे पास। प्रिंसिपल कितना है? 2,50,000 रुपए का। इंटरेस्ट रेट कितना है जी हमारे पास? इंटरेस्ट रेट हमारे पास है 0.05 और ये 1 + 0.05 की पावर n, n कितना है जी? 60, तो वो हमारे को दे रखी है कितनी? 1.3489 और इसी में से -1 कर देंगे तो 0.3489 हमारे पास ये अब कैलकुलेट करने के लिए आ रहा है। आप खुद देख रहे हैं बेटा कि कैलकुलेशन कितनी यहां पर टफ हो जाएगी। अगर मैं चलो डेसिमल वगैरह हटाता भी हूं तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 5/100, इसके डेसिमल और इसके डेसिमल आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो ये बचा 13489 और ये बचा 3489, 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल आउट हो गए। ये हो गया 125 × 5 125 और 3 जीरोस इंटू 13489 अपॉन में 3489। तो आप खुद देख सकते हो बेटा कि कैलकुलेशन आपकी 1 मिनट में तो सॉल्व होने वाली है नहीं, तो इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप करेंगे एग्जाम में, और अभी प्रॉपर अपना आंसर चेक करने के लिए आप होमवर्क में इसको करके रखेंगे, ठीक है। तो आपको बेटा टाइम सेव करना है, स्मार्टली प्ले करना है, कि ये नहीं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और इसको क्वेश्चन का आपने कैलकुलेशन करने में 4 मिनट लगा दिए, तो 1 मिनट तो इसका क्वेश्चन का समझ में आता है कि अभी लगना ही था, तो आपका आंसर सही आया 1 मिनट में, बट जो बाकी के 3 मिनट में आपने जो वेस्ट कर दिया उसमें आप 3 क्वेश्चन और कर सकते थे। तो इस बात का बस आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछा हुआ है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 40th मंथ,
तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग का फॉर्मूला है हमारे पास EMI इंटू 1 प्लस आई रेस टू पावर n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में I इंटू 1 प्लस आई रेस टू पावर n माइनस के प्लस 1। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लो फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है हमारे पास। अब के क्या है हमारे पास, कौन से मंथ से पूछा है हमारे से क्वेश्चन में, एट द 40th मंथ पूछा है, तो यानी के इक्वल टू क्या हो गया 40। EMI आपने पिछले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट करी है, ये आएगा 1 प्लस, ये हमारे को पता है कि 1.05 बनना है। अब n है हमारे पास 60, ये आ गया -40 प्लस 1, तो 60 माइनस 39, तो यानी ये कितना आ गया हमारे पास 21। तो इसकी वैल्यू आपको देखो दे रखी है क्वेश्चन में। हम्म 1.05 की 005 की पावर 21, ये हमारे को क्वेश्चन में दे रखी है 1.1104, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 005 था। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर भी गड़बड़ है, ये 0.005 है, तो ये 1000 आएगा, एक जीरो और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बेटा आपको कैलकुलेशन खुद करनी है। अपॉन में I 0.005 इंटू में 1.005 की पावर 21। ठीक है, वैल्यूज आपको दे रखी है, तो आपको खुद पता है बेटा कि इतनी लंबी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आपको करना है नहीं, अगर आता भी है तो। ठीक है, टाइम आपने वेस्ट नहीं करना है। देन इंटरेस्ट पेड इन 40th मंथ, तो उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है सेम हमारे पास जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, EMI इंटू 1 प्लस आई रेस टू पावर n माइनस के प्लस 1 माइनस 1, बस जो अपॉन में I है वो आप हटा दोगे, बाकी सब आपको पता है कि वही रहेगा। ठीक है, EMI आप निकाल चुके होगे, तो ये 1.005 की पावर 21 है माइनस 1 अपॉन में 1.005 की पावर 21। देन टोटल इंटरेस्ट पेड का भी हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, n इंटू EMI माइनस P। ठीक है, सारे पैरामीटर्स हैं आपके पास, पुट करो और आंसर निकालो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सारा काम बेटा आपने खुद करना है, बट पेपर में सबसे लास्ट में अगर आपको और कोई क्वेश्चन नहीं आता, और ऐसा केस कभी आना नहीं चाहिए, तो ही आप लोग क्या करोगे, इसको अटेम्प्ट करोगे, वरना इसको अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे। नेक्स्ट बेटा अब हमारे पास टॉपिक आता है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू का कम होना ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। ठीक है, जितने साल आप उसको यूज करोगे। ठीक है, अब जैसे ये बोर्ड है, अब ये बोर्ड 2 लाख रुपए का आया है सपोज करो, बट अगर मैं इसको 4 साल तक यूज कर रहा हूं और फिर इसको मैं अगर सेल करने जाऊं तो इसकी वैल्यू 2 लाख नहीं रह जाएगी, इसकी वैल्यू हो सकता है मुझे सिर्फ 10,000 ही मिले, क्योंकि मान लो 4 साल बाद ये इसका जो यूटिलिटी है वो खराब होगी, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई कोई, ठीक है, जिसका इस पर कोई यूज नहीं है मेरे को, या फिर ये बोर्ड खराब हो गया 4 साल बाद, इसकी लाइफ ही इतनी थी, ये अब ये रिपेयर भी नहीं हो पाएगा, तो यानी मेरे लिए क्या बन गया कि ये स्क्रैप बन गया। क्या बन गया, एक ये स्क्रैप बन गया। क्या बन गया, ये स्क्रैप बन गया। तो वो मेरे पास क्या होगा कि उस चीज को बोलूंगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी जो वैल्यू है वो क्या हुई है, डेप्रिशिएट हुई है। जैसे गाड़ी की वैल्यू होती है, अगर गाड़ी एक 10 लाख रुपए की है, आप जैसे ही उसको शोरूम से बाहर लाए और आप उसको फिर सेल करना चाहोगे, बिल्कुल नहीं, गाड़ी सिर्फ 1 किलोमीटर चली हुई है, शोरूम से बाहर लेकर आया हूं, तो वो 10 लाख में नहीं बिकेगी, उसकी वैल्यू शोरूम से बाहर निकलते ही कुछ ना कुछ जरूर डेप्रिशिएट हो जाएगी। हो सकता है कि 1 लाख रुपए तक डेप्रिशिएट हो जाए, हो सकता है 2 लाख भी डेप्रिशिएट हो सकती है। यही अगर आप उसको 1 साल बाद बेचोगे, हो सकता है तब सेम वैल्यू मिल जाए 2 लाख 3 लाख डेप्रिशिएट होने के बाद। और ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स उसकी वैल्यू हर साल क्या होती रहती है, डेप्रिशिएट होती रहती है। ठीक है, तो इसी चीज को बोला जाता है बेटा डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के हमारे को 3 मेथड है। पहला है लीनियर डेप्रिसिएशन, जो आप सीबीएसई में भी पढ़ते रहे। ठीक है, लीनियर डेप्रिसिएशन क्या बोलता है कि जो हमारे पास हर साल की जो डेप्रिसिएशन होगी वो सेम होगी, जो अमाउंट होगा जो हर साल आपका कम हो रहा होगा डेप्रिसिएशन के अंदर वो सेम रहेगा। ठीक है, लीनियर तभी उसका नाम रहा है। तो वो क्या है कि जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब आपको पता है कि अगर आप उसको कबाड़ में बेचते हैं तो जो आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो और यूजफुल लाइफ है ना ईयर, तो जितने साल आपने यूज कराए वो बन जाएगा हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन। और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड बोले या रिटर्न डाउन मेथड बोले, उसमें जो स्क्रैप वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पी, जो आपके पास आपके पेमेंट होती है जो आपने ओरिजिनल की होती है, इंटू 1 माइनस आई रेस टू पावर एन। ठीक है, आई आपके पास जो इंटरेस्ट जिस रेट, नॉट इंटरेस्ट रेट बट आई क्या है हमारे पास यहाँ पर
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, मतलब जिस रेट पर आपकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है, कि होल पावर एन, एन मतलब जितनी आपकी उसकी यूजफुल लाइफ रही है इन ईयर्स। देन होता है कि हमारे पास मेथड सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। सपोज करो कि आपके पास एन है 4 ईयर्स, तो हमारे पास सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में हम बोलेंगे कि जो सम ऑफ ईयर डिजिट मतलब फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर प्लस 4 ईयर, जोन सा भी हमारे पास ईयर है उसके लिए आप क्या करो, उनके जो ईयर के डिजिट से ऐड कर दो, तो ये आएगा 3 + 3 + 6 + 4 10। तो जो आपके पास सपोज करो कि कोई एक आइटम है जिसकी जो हमारे पास प्राइस है वो है 1 लाख रुपीज, ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी वो कैसे मिलेगी हमारे को, कि 1 लाख का 4/10 पार्ट, ठीक है, चलना उल्टा है, 4/10 पार्ट, तो फर्स्ट ईयर थी उसकी 40,000 डेप्रिसिएशन होगी, फर्स्ट ईयर कितनी डेप्रिसिएशन होगी उसकी 40,000। फिर सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगी हमारे पास, तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, अब यहां पर जो हमारे पास अमाउंट रहेगा इंटू 3/10, तो 30,000 ऐसे ही, फिर 20,000, फिर 10,000, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एनुअल डेप्रिसिएशन। तो सेकेंड ईयर के लिए डेप्रिसिएशन कितनी होगी, जैसे 1 लाख है तो ये 30,000 रुपए की, ठीक है, फिर थर्ड ईयर कितनी डेप्रिसिएट हो जाएगी और 20,000 की, मतलब अगर 1 लाख की चीज थी आप 1 साल बाद बेचेंगे तो 60,000 की बिकेगी, फिर 2 साल बाद बेचेंगे तो उसमें से 60,000 में से 30,000 रुपये और कम कर लो तो फिर 30,000 की बिकेगी। फिर थर्ड ईयर में क्या होगा, 1 लाख इंटू 2/10, तो ये हो जाएगा 20,000 रुपये, 30 - 20 10,000 रुपये, उसके बाद जो फोर्थ ईयर है तो वो तो उसकी कबाड़ की वैल्यू रह जाएगी। क्लियर बेटा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ अ कार इज दिस, ठीक है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी है, ये है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी है जी, 30,000 की हर साल वो डेप्रिशिएट हो रही है। इफ द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल यूज करा है और स्क्रैप वैल्यू कितनी है उसकी 50,000 रुपये है, तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट बतानी है यूजिंग लीनियर मेथड। तो यूजिंग लीनियर मेथड बेटा हमारे पास जो एनुअल डेप्रिसिएशन है उसका फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। सो दैट मीन्स 30,000 किसके इक्वल आ गया, ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता, स्क्रैप वैल्यू 50,000 है, यूजफुल लाइफ कितनी थी 15 साल, तो ये बना बेटा हमारे पास 30,000 इंटू 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 45 और 1 2 3 4 0, तो ये हो गया 4,50,000 और ये हो गया प्लस 50,000 बिकॉज ये उधर जाएगा तो प्लस होगा, ये आएगी बेटा हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4,50,000 प्लस 50,000, तो ये आ गई हमारे पास 5 लाख रुपए। कितनी आ गई बेटा, 5 लाख रुपए। क्लियर, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, हमने मेथड फॉर्मूला लगाया और कैलकुलेट कर लिया। फिर क्या बोला कि डाइनिंग टेबल कॉस्टिंग रुपीज 6,000 हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 15 ईयर्स, इफ द एनुअल डेप्रिसिएशन इज 2,000 फाइंड द स्क्रैप वैल्यू। तो अगेन इस बार जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो कितनी रखी है, 2,000 रुपए। एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला ओरिजिनल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एन इज इक्वल टू 2,000। ओरिजिनल वैल्यू थी जी इसकी 36,000, स्क्रैप वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी और हमने यूज कितना करा है, 15 साल यूज करा है, तो यानी ये आया भाई हमारे पास 36,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू इक्वल टू, मैं इसको उधर भेजा तो 15 दूनी 30, तो 30,000 हो गए, तो इसको इधर भेजा इसको इधर भेजा, तो 36,000 प्लस 30,000 इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, स्क्रैप वैल्यू आ गई जी हमारे पास 6, सॉरी ये प्लस नहीं माइनस होगा, 36,000 माइनस में 30,000, तो ये आ गई हमारे पास 6,000 रुपए। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 6,000 रुपीज। तो लीनियर डेप्रिसिएशन तो आपने सीबीएसई में भी देखा है बेटा कि इसकी कैलकुलेशन हमेशा इजी रहती है। देन द वैल्यू ऑफ अ मशीन परचेज 2 years अगो डेप्रिशिएट एट द एनुअल रेट ऑफ 10%। तो यानी कि हमारे पास क्या मिल गया, हमारा आई आ गया 10%, एनुअली बोला है तो 10/100 हो गया, यानी 1/10 हो गया हमारे पास।
इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू जो हमारे पास P है वो कितनी है 97,200, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 3 years। तो N3 है, तो यानी हमारे को इसकी स्क्रैप वैल्यू निकालनी कितनी होगी, 3 साल बाद जो प्राइस बचेगा उसको अगर मैं स्क्रैप वैल्यू मान के चलूंगा तो मुझे बताना है कि स्क्रैप वैल्यू कितनी आएगी। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा हमारे पास 1 माइनस आई रेस टू पावर n, तो 97,200 इंटू 1 माइनस आई कितना है 1/10 होल रेस टू पावर 3, तो 97,200 इंटू में आ गया 9/10 होल रेस टू पावर 3, तो 97,200 इंटू n/10 हमारे पास, सॉरी 9/10 इंटू 9/10 की क्यूब का मतलब है 3 बार, फिर एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लो, 9 का क्यूब हो गया 729, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 972 से, ठीक है, और फिर अपॉन में डिवाइड बाय 10 कर देना है। तो जैसे अगर हम इसमें देखें तो 2 9s 18, 1 कैरी, 2 2s 4 और 1 5, 2 7s 14, फिर 7 9s 63, 7 2s 14 और 6 20, 7 6 49 और 2 51, 9 9s 81, 8 कैरी, 9 2s 18 और 8 26, 2 कैरी, फिर 9 7s कितना होता है 63 और 2 65, तो ये 8 5 और 3 8, 4 और 1 5, 6 और 2 8, 5 5 10, तो 70858 तो बिल्कुल देखो एग्जैक्ट आंसर आ गया हमारे पास। तो कई बार बेटा कैलकुलेशन इजी है तो कई बार टफ भी हो जाएगी, तो वो आपको एक बार खुद देख लेना है, प्रैक्टिस करके आपको आइडिया लग जाएगा। फिर कह रहा था वैल्यू ऑफ अ मशीन परचेज 2 years अगो, तो N2 हो गया हमारे पास, डेप्रिशिएट एट द एनुअल रेट ऑफ 10%, अच्छा तुम्हें हमें वही क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारे पास। अच्छा बट इसमें फर्क क्या है इस बार कि 2 years के लिए, तो फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन इट वाज परचेज्ड, ठीक है, फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन इट वाज परचेज्ड, तो आपको हमारे पास इसकी ओरिजिनल वैल्यू बतानी है, ठीक है। हमने पिछली बार में क्या बताया था बेटा, यहाँ पर फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 3 years, तो आपको बता दिए कि भाई इसमें इसकी ओरिजिनल वैल्यू, अच्छा व्हेन इट वाज परचेज्ड फाइंड इट्स वैल्यू, तो जब ये खरीदी गई थी तो उसकी वैल्यू कितनी थी। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, आपने जो वैल्यू व्हेन इट वाज परचेज्ड आप क्या करोगे, जो प्रिंसिपल जो प्रेजेंट वैल्यू है प्लस में जो इसकी स्क्रैप वैल्यू होगी वो उसमें ऐड कर देना। प्रेजेंट वैल्यू में क्या कर दोगे आप, इसकी स्क्रैप वैल्यू ऐड कर दोगे, या फिर इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर ये नहीं करना तो आप इसकी स्क्रैप वैल्यू निकाल लो, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू 1 माइनस आई, है ना। हम 2 साल पहले की बात करें क्योंकि इसमें अगर परचेज कर हुए 2 साल हो गए हैं, तो यानी 2 साल पहले इसकी क्या वैल्यू थी, तो आप उसमें -2 कर दो, n क्या ले लो -2, n क्या पुट कर दो -2, तो आपको ये वैल्यू जो देगा, स्क्रैप वैल्यू जो देगा, वो एक्चुअली वो वैल्यू किसकी होगी, जो उसके 2 साल पहले की वैल्यू थी। अगर प्रेजेंट वैल्यू ये है तो 2 साल पहले क्या वैल्यू थी, तो यानी वही हमारे पास हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर कैलकुलेट करके देखना है तो देखो P कितना है 97,200, ये 1 माइनस में 1/10 हो जाएगा और ये -2, तो 97,200 इंटू में ये हो गया 9/10, तो ये हो जाएगा 10/9 का होल स्क्वायर, ठीक है। उल्टा कर लिया हमने पावर पॉजिटिव करने के लिए, 97,200 इंटू में 10/9 इंटू में 10/9, ये 9 से चला जाएगा, 9 1 जा 9, 9 0 जा 9, 8 जा 72, फिर 2 0, ये भी 9 से चला जाएगा, 9 12 जा, ये हो जाएगा 1200, तो 1200 और 2 zeros और, तो 1,20,000 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ये हमारा आंसर आ गया, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर। तो ये वाला मेथड बेटर है, आप दूसरे वाला मत करना, ये वाला मेथड याद रखना कि 2 साल पहले बोले तो उसमें आपने n-2 कर दिया। Then बेटा कि the cost of a washing machine depreciate by ₹720 during the second year and by ₹645 during the third year, ठीक है। कैलकुलेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट बतानी है। तो आपके पास द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन डेप्रिशिएट बाय ₹720 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, तो मतलब स्क्रैप वैल्यू 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू 2 आपको दे रखी है 720, स्क्रैप वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ सेकेंड ईयर, क्योंकि सेकेंड ईयर में उसकी वैल्यू जो डेप्रिशिएट हुई है वो 720 रुपये हुई ना। किससे डेप्रिशिएट हुई है, जो फर्स्ट ईयर की बात थी भाई, पहले ओरिजिनल प्राइस था, उससे माइनस हुई क्या आपकी फर्स्ट ईयर की डेप्रिशिएशन वाली वैल्यू, फिर आपके पास माइनस हो गए वो सेकेंड ईयर की डेप्रिशिएशन वैल्यू बनी, तो सेकेंड ईयर की डेप्रिशिएशन वैल्यू कितनी बनी 720, मतलब जो वैल्यू डेप्रिशिएट होकर आई थी फर्स्ट ईयर और जो सेकेंड ईयर में उन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 720,
ठीक है भाई, जैसे 1 लाख की थी, पहले साल में वो उसकी वैल्यू रहेगी 80,000 रुपये, एक साल बाद उसकी वैल्यू रहेगी 80,000 रुपये, और उसके अगले साल वैल्यू रहेगी 70,000 रुपये। तो यानी सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी की होगी आपके पास? 10,000 रुपये की। तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? जो आपकी वैल्यू डेप्रिशिएट होकर आई पहले साल बाद और माइनस जो वैल्यू होकर डेप्रिशिएट आई दूसरे साल बाद। तो सेम हमने काम यहाँ पर करा है। अब S1 का मतलब P इंटू में 1 माइनस आई रेस टू पावर 1, और ये P इंटू में 1 माइनस आई रेस टू पावर 2। ये सेकेंड ईयर के लिए ये आ गया 720। तो P इंटू 1 माइनस आई तो कॉमन आ गया, बचा क्या? 1 माइनस आई इक्वल टू 720। तो ये बना P इंटू में 1 माइनस आई, और ये 1 माइनस 1 प्लस आई हो जाएगा इक्वल टू 720। तो ये हो जाएगा आई पी आई इंटू में 1 माइनस आई इक्वल टू 720। एंड बेटा इन द सेम वे हमारे को थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन दे रखी है, तो यानी S2 माइनस S3 दे रखा है 648। तो ये आ गया हमारे पास कितना? P इंटू में 1 माइनस आई स्क्वायर और P इंटू में 1 माइनस आई होल क्यूब इक्वल टू 648। इसमें से भी हमने क्या करा बेटा? P इंटू 1 माइनस आई स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये 1 माइनस फिर 1 माइनस आई बचेगा इक्वल टू 648। तो यानी कि P इंटू में 1 माइनस आई का होल स्क्वायर इंटू आई इक्वल आ गया 648। इसको लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन, इसको कंसीडर करा सेकंड। अब आप क्या करो? डिवाइड कर दो किसी को भी किसी से, जैसे सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर दी मैंने। तो P इंटू 1 माइनस आई का होल स्क्वायर इंटू आई अपॉन में, भाई पहले दोनों के लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो जाएंगे आपस में, फिर दोनों के राइट हैंड साइड आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो इधर P से P कैंसिल आउट, एक 1 माइनस आई से 1 माइनस आई कैंसिल आउट, आई से आई कैंसिल आउट। तो यानी ये बचेगा 1 माइनस आई इक्वल टू 648 बाय 720। ठीक है, 4 से करते हैं इसको। 4 16 ज़ा 64, 4 2 ज़ा 8, 4 18 ज़ा और ये 0। ठीक है, फिर 2 से करते हैं। 2 8 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 90 ज़ा। ठीक है ना, फिर 9 9 ज़ा, 9 10 ज़ा। तो 1 माइनस आई आ गया 9 बाई 10। तो 1 माइनस में 9 बाई 10 इक्वल आ गया आई के, आई आ गया 1 बाई 10 के, इंटू 100 करा हमने, तो यानी आई आ गया हमारे पास 10%। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया जी हमारे पास? 10%। हमसे बट क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? कि हमसे पूछा गया कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है। हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या है। तो मतलब हमारे को यहाँ पर P फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला हमारे को पता है। या फिर आप इसमें भी आप पुट कर सकते हैं ना, किसी भी हमारे को भाई P निकालना है, इसी इक्वेशन में पुट कर दो। तो P इंटू आई आ गया जी अपने पास 10%, यानी कि 10 बाई 100 इंटू में 1 माइनस में ये हो जाएगा आई कितना है हमारे पास? 1 बाई 10 इक्वल टू 720। तो P ये कैंसल हो जाएगा बाई 10 इंटू में ये हो गया 9 बाई 10 इक्वल टू 720। 9 1 ज़ा 9 80 ज़ा, 2 0 जाएंगे तो P आ जाएगा 8000। तो यानी ऑप्शन डी मेरे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया लेवल का था बेटा, इसको बड़े ध्यान से समझ के करना है आपने, क्योंकि ये थोड़ा अलग लेवल का था, पहले आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया हुआ था। तो बेटा आपके पास विद दिस आपका जो ये वाला पोर्शन था पूरा फाइनेंशियल मैथ्स का, वो पूरा कवर होता है, और इसी के साथ ही आपके पास जो CUET का सिलेबस है वो भी पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पर बेटा आपने ध्यान रखना है कि जिन क्वेश्चन में कैलकुलेशन टफ हो, जनरली वो EMI वाले क्वेश्चन ही है। ठीक है, बॉन्ड वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे आपके पास, डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है, परपेचुटी वाले भी हो जाएंगे, सिंकिंग फंड भी थोड़ा सा आपके पास कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करेगा आपको, बट वहां पर आप डिजिट के हिसाब से चल सकते हो। बट EMI वाले क्वेश्चन में और ज़्यादा टफ होती है कैलकुलेशन। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है, सिंकिंग फंड और EMI में, तो आप फिर भी एक बार सोच सकते हो कि इनके क्वेश्चन में अटेम्प्ट करूं। बट अगर नन ऑफ दीज वाला है तो बेटा आपको क्या करना है? सबसे पहली प्रायोरिटी पर उनको स्किप करना है। ठीक है, क्योंकि उतना कैलकुलेशन का टाइम आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आपके पास और क्वेश्चन नहीं हो पा रहे तो आप लोग वापस इन क्वेश्चन पर आ जाना, बट इनको अगर करना भी है तो एट द एंड, जब बाकी सारे क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो आप कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं हम लोग फिर इसके बाद किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET एग्जाम। पूरे दिल से पूरी मेहनत से बेटा आपने एग्जाम देने हैं, और आपको कोई डाउट रहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेक केयर बच्चों, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।